हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदू लॉ के बारे में। सोर्सेस क्या क्या हैं हिंदू लॉ के, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन कौन से स्कूल हैं हिंदू लॉ में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में सभी धर्मों के लोग जो हैं वो रहते हैं। सभी जो धर्म है उनको इक्वल प्रोटेक्शन दी गई हमारे लॉ के द्वारा। और तो ऑब्वियस बात है कि किसी भी पीपल के रिलीजियस बिलीफ को इग्नोर नहीं किया जाता। ठीक है। और जो मेजर टू रिलीजन है जो इंडिया में है, एक इस्लाम है और दूसरा है हिंदुइज्म। और इसके अलावा जैसे कि सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं और क्रिश्चियन हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदू लॉ के बारे में। हिंदू लॉ क्या है? बोला हिंदू लॉ क्या है? एक कंसेप्ट ऑफ धर्मा है। द कंसेप्ट ऑफ धर्मा इन हिंदू लॉ इज नॉट डिफाइंड, कि कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कंसेप्ट ऑफ धर्मा को हिंदू लॉ में। ठीक है। बट ये हमें बताता है कि हमें अपनी लाइफ किस तरीके से जीनी है। ठीक है। एक पर्सन जो है वो किस तरह से अपनी लाइफ जो है वो व्यतीत करेगा, और किस तरह से कौन कौन से उसको क्या काम करने हैं क्या नहीं करने हैं, ये हमें धर्म के अनुसार जो बताया जाता है। मीन एक राइट फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ ऑफ अ पर्सन इज एवरीथिंग इज इंक्लूड इन अ धर्म। ओके। मीन सब कुछ जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी इंक्लूड होता है और जो भी गवर्न होता है वो बाय द धर्मा होता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हिंदूज की एक गाइडिंग फोर्स माना जाता है धर्म को। ये कंटेन करता है रूल रिगार्डिंग द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ पीपल। मीन किसी पीपल को, किसी समाज को किस तरह से रहना है, क्या काम करना है, ये सब जो है हमें धर्म बताता है। ठीक है। और जैसे कि और धर्म को सबसे ज्यादा ऊपर माना गया है। मतलब एक जैसे कि पुराना टाइम था, एंशियंट टाइम था, जब राजा महाराजा लोग रहते थे, तो एक राजा के अंडर कितनी ही प्रजा थी, मतलब कितने ही ज्यादा लोग थे जो राजा के कंट्रोल में थे, लेकिन फिर भी राजा जो था वो अपने आप को सुप्रीम ना मानकर धर्म को सुप्रीम मानता था। वो धर्म के अनुसार ही काम करता था। और प्रॉपर लॉ नहीं बनाए गए थे, लेकिन धर्म के रूल थे, मतलब रूल एंड रेगुलेशन थे, उन्हीं को फॉलो किया जाता था। और जो कि उस राजा के राज्य में कोई ऐसा काम कर देता था जो कि अधर्म का काम है, जो कि सही नहीं है, तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती थी। ठीक है। वो सारा ही जितना भी जैसे अपना राज्य चलाता था वो धर्म के अकॉर्डिंग चलता था। कोई भी रूल रेगुलेशन कहीं उन्होंने लिखित नहीं रखे थे, मतलब रिटर्न में कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया था कि यदि कोई पीपल जो है उस एरिया का, उस जुरिस्डिक्शन का, जो कि उस जो किंग के अंडर है, तो वो ऐसा कोई काम करेंगे जो कि पनिशेबल होगा, उस इतने ये काम करेंगे तो इतनी पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। लेकिन जो राजा था वो अकॉर्डिंग टू द धर्मा चलता था। ठीक है। और यही बात करता है हमारा हिंदू लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेस क्या है हिंदू लॉ के। तो सोर्सेस क्या है? एंशियंट और मेडिवल, दो सोर्सेस माने, एंशियंट और मॉडर्न सोर्स, दो सोर्स माने गए हैं हिंदू लॉ में। एंशियंट सोर्स क्या हो गए? जो इंक्लूड करते हैं रिलीजियस जैसे श्रुति हो गई, स्मृति हो गई, हमारे कस्टम हो गए, ये आता है हमारा एंशियंट सोर्स में। ठीक है। अब हम बात करते हैं श्रुति की, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ माना जाता है एंशियंट हिंदू लॉ का। ठीक है। श्रुति मीन्स टू हियर, मीन किसी के द्वारा सुना गया या सुनी गई। ठीक है। उसको बोला जाता है श्रुति। ये एक मेजर सोर्स माना गया है हिंदू लॉ का। और श्रुति जो है वो काम करता है अकॉर्डिंग टू वेदा। जिस प्रकार से वेद काम करते हैं उसी को बोला है कि श्रुति बोला गया है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे बड़ा वेद माना गया है, और सामवेद, यजुर्वेद जो है ऋग्वेद से ही निकल के आए, और अथर्ववेद सबसे लास्ट में और काफी टाइम के बाद आया है।
ठीक है। और यहाँ क्या था, श्रुति में भगवान के द्वारा बोली गई बातें थी जो कि रिटन में नहीं थी। जैसा कि ब्राह्मण लोग बोलते थे कि ऐसा हमारे धर्म में लिखा है, ऐसा हमारे मतलब बर्बली थी कहीं भी, और कहीं भी इंटरप्रेट किया भी होगा तो उन्होंने उन ब्राह्मणों ने ही आगे थोड़ा बहुत उसको इंटरप्रेट किया है। अदरवाइज ये इतना मतलब रिटन मटेरियल था नहीं कुछ भी, और सिर्फ वो कम्युनिकेशन करते थे एक दूसरे से। जैसे किसी ने कुछ बोला, देवी देवताओं ने और राजा महाराज, मतलब पुराना टाइम था, एंशियंट टाइम था, ऋषि मुनियों का टाइम, तो उनके द्वारा कुछ ना कुछ बोला गया होता था, उसी को ये क्या करते थे, वो सुनते थे और उसी श्रुति को आगे ही जाके स्मृति में जाके उसको इंटरप्रेट कर दिया। नेक्स्ट है स्मृति। स्मृति मीन होता है रिमेंबर, समथिंग विच इज रिमेंबर, कुछ याद रखा गया। जो याद रखा गया उसको किसी ना किसी फॉर्म में उन लोगों ने क्या किया, रिटन में लगा, मतलब रिटन में एक इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है। और बाद में वही हमारा लॉ बन गया, ठीक है। जैसा कि हमारा जैसे देखा जाता है कि हमारी जो हिंदू लॉ में शादियां होती हैं वो 7 फेरों से होती हैं, और बाग में सिंदूर भरा जाता है तभी वो जो है शादी मानी जाती है। जो आजकल का टाइम है उससे भी बहुत टाइम पहले देवी देवताओं का टाइम था। जैसे कि मूवीज में देखते हैं कि जब देवी देवता, जैसे भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई थी तब भी वो 7 फेरे लेकर ही हुई थी। तो ऐसा था कि उन लोगों उन उन जो देवी देवताओं ने जो काम किया और जो किसी ने बोला, वो आके जो स्मृति में श्रुति में उसने किसी ने सुना होगा, वो स्मृति में आके उसको इंटरप्रेट कर दिया, स्मृति में उसको रिमेंबर किया गया और उसके बाद उसको कहीं रिटन मटेरियल में डाल दिया, ठीक है। हमारे जो है मेन 3 स्मृतियां हैं। एक है मनुस्मृति, एक नारदा स्मृति भी है, और एक है यज्ञवल्क्य स्मृति। जो मनुस्मृति है उसमें क्या है कि ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा राइट दिए गए थे और वुमेन्स को कोई राइट नहीं दिया गया था। और जो यज्ञवल्क्य स्मृति थी उस वो एक लिबरल टाइप माना गया था उसको, और उसमें क्या था, वुमेन को और राइट दिए गए थे। जैसे पहले मनु आई जिसमें वुमेन को कोई राइट नहीं दिए, फिर यज्ञवल्क्य आई तो उसमें वुमेन को थोड़े बहुत राइट जो है वो दिए गए, और फिर आया नारदा स्मृति जो कि हमारे नेपाली संत थे, उन्होंने वो लिखी थी। और उसमें क्या था, इवन कि उस टाइम जब जैसे एंशियंट टाइम की बात हो रही है, ब्रिटिशर्स के भी काफ़ी ज़्यादा पहले की बात हो रही है, तो उस टाइम उन्होंने उस स्मृति में लिखा था री मैरिज ऑफ विडो के बारे में और जो सेकेंड मैरिज के बारे में, और वुमेन्स को प्रॉपर जो है वो राइट दिए गए थे प्रॉपर्टी के नारदा स्मृति में। जैसे जैसे मनुस्मृति है वो नैरो माइंडेड है, और जो यज्ञवल्क्य है वो लिबरल टाइप है, और जो नारदा स्मृति है तीसरी वो एक हायर स्टैंडिंग और ब्रॉडर माइंडिंग वाली स्मृति थी, ठीक है। यही था हमारा स्मृति में। नेक्स्ट है कस्टम। कस्टम क्या होते हैं? कस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ओल्डेस्ट माने गए हैं लॉ मेकिंग, किसी भी लॉ को बनाने के लिए, ठीक है। कस्टम मीन होता है कि हमारा ट्रेडिशन जो कि प्रैक्टिस में चला आ रहा है और उसकी आगे ज़्यादा एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है जनरेशन टू जनरेशन वैसा ही चला जा रहा है। फिर हमारा लॉ देखता है कि हमारे जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट हो गया, या वो देखते हैं कि ये उस एरिया का कस्टम है और उस कस्टम से क्या है किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो उसको लॉ बना दिया जाता है बाद में, ठीक है। जैसे कि किसी फैमिली का ने कोई भी ऐसा रूल बनाया जिसको आगे जनरेशन टू जनरेशन वैसे ही फॉलो किया जा रहा है, और उनको देख देख कर आसपास के लोग भी फॉलो कर रहे हैं, फिर वो उनको देखकर और ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर वो पूरे उस एरिया में उस जुरिस्डिक्शन में बोला वही फॉलो किया जा रहा है, वो सदियों से वही परंपरा चली आ रही है, वो बन जाता है हमारा कस्टम। कस्टम ऐसा नहीं होता कि मतलब 8-10 साल पहले कोई रूल बनाया बोले ऐसा ही काम होगा तो 8-10 सालों से फॉलो कर रहे हैं तो उसको कस्टम नहीं बोला। कस्टम वो होता है जो सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। और बोला है कि ऐसे ही जब जैसे कस्टम सदियों से चला रहा है उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा रहा है बिना किसी रोक टोक के, ठीक है।
तो हमारी गवर्नमेंट क्या देखती है, जो लॉ एजेंसीज जो लॉ बनाते हैं, जैसे हमारे पार्लियामेंट हो गए, तो वो देखते हैं कि ऐसा कुछ परफॉर्म किया जा रहा है जो कि हमारे जो वहाँ के लोग हैं उनके हित में है, और किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, हार्मफुल टू द सोसाइटी नहीं है, और तो स्टेट को उसको लॉ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट होना क्या चाहिए, वो कस्टम क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए, और तीसरा है लार्ज नंबर के द्वारा, नंबर ऑफ पीपल के द्वारा यूज किया गया होना चाहिए, मतलब वही चीज जो है परफॉर्म की जा रही उसको कहीं कभी भी रोका टोका नहीं किया होना चाहिए, और किसी भी तरह से किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए उस कस्टम के को अडॉप्ट करते हुए, और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही बताया है हमारे कस्टमर, और यही होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जैसे हिंदू लॉ में माना जाता है कि 7 फेरों से ही क्या है, शादी होती है। तो वो देवी देवताओं वाला टाइम था, उसमें उस टाइम भी वही जैसे ही शादी होती थी। आज इतने सालों के बाद वो भी ऐसे ही होती है, कभी भी किसी ने ऐसा नहीं तो किया नहीं कि बीच में छोड़ दिया, कि बीच में कोई शादियां होने लगी, या 2-4 साल जो छोड़ दिया कि बीच में कोई शादियां हो रही हैं, तो वो किसी और जैसे कोई और रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, मतलब और कोई और तरीका हो रहा है हिंदू लॉ में, मतलब 7 फेरों की बजाय वो 4 फेरे ले रहे हैं, 3 फेरे ले रहे हैं, या मतलब ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, मतलब वो चीज़ें सदियों से चली आ रही है, उसकी कॉन्टिन्यूटिंग प्रैक्टिस हो रही है। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग, जैसे इवन कि इंडिया का के जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो ऐसे ही शादी करते हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के द्वारा बोला है उसको फॉलो किया जा रहा, और कहीं भी है ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, इसलिए इसी कस्टम को अपनाया जा रहा है। और वही कस्टम जो है आगे जाके हमारा हिंदू लॉ में इंटरप्रेट कर दिया है कि जो शादी होगी, जो एक पवित्र बंधन है, एक सेक्रामेंट है, और वो 7 फेरों से ही कंप्लीट माना जाएगा। ऐसा ही हमारे आगे हिंदू लॉ में भी ऐसा ही लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कस्टम होते क्या है। तो हो गया लोकल कस्टम, हो गया क्लास कस्टम, हो गया और फैमिली कस्टम हो गया। एक और होता है जनरल कस्टम। जैसे कि लोकल कस्टम हो गया जो किसी पर्टिकुलर एरिया के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, उसको बोला जाता है लोकल कस्टम। और दूसरा है क्लास कस्टम, जो पर्टिकुलर क्लास के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। और फैमिली कस्टम क्या हो गया कि जो किसी फैमिली के मेंबर पर बाइंडिंग हो रहा, ठीक है। एक और है जनरल कस्टम, वो होता है कि बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा वो फॉलो किया जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है लॉ का, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, जो कि रिटन किया गया है वेरियस ऑथर्स के द्वारा। और जो कमेंट्री है वो जनरली है कमेंट ऑन स्मृति, ठीक है। मीन किसी ने कमेंट किया, जैसे मिताक्षरा लॉ है, मिताक्षरा स्कूल है, वो आता है कमेंट्री, जैसे उसमें मिताक्षरा इज अ कमेंट्री रिटन बाय द यजन विजनेश्वरा, ठीक है। मीन जो कमेंट्री आती है वो आती है हमारी मिताक्षरा में, और डाइजेस्ट आता है हमारे दयाभागा में, ठीक है। और जो कमेंट्रीज हैं ऑल्सो लेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ अ वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, एंड डाइजेस्ट कंटेन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल स्मृति डिस्कस देयर रिकाउंसलिंग एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है। बोला है कि ये डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज जो है वो अलग अलग ऑथर के द्वारा टाइम टू टाइम जो लिखे गए हैं, और हमारे यज्ञवल्क्य और स्मृति में भी जो है, या मनुस्मृति में भी जो है वो इनको लिखा गया है, इंटरप्रेट किया गया है। उसमें मैंने बताया ना कि उसमें लिखा है कि जैसे मनुस्मृति में कुछ रूल रेगुलेशन दिए गए हैं, उनको ब्राह्मणों को बहुत ही ज़्यादा राइट दिए गए हैं। अर्चना वेलकम है, ब्राह्मणों को तो राइट दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ वुमेन की भी रिस्पेक्ट की गई है, और उनको भी कुछ ना कुछ राइट दिए गए। और एक है हमारी नारदा स्मृति, उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा राइट दिए गए हैं वुमेन को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न सोर्स क्या है हिंदू लॉ के। बोला है कि मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ डॉक्ट्राइन फॉलो करता है कि एक जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज, और नेक्स्ट है लेजिस्लेशन एंड द प्रेसिडेंट, और जो डिसीजन ऑफ अ जज हो गए वो भी है। वैसे बोला है कि जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज कब आता है,
इन केस क्या हो कि यदि कोई ऐसा मैटर आ जाए कोर्ट में जिसको वो है डील करने के लिए, उस मैटर से डील करने के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं बना गया है, मीन कोई प्रॉपर लॉ नहीं है उसको सेटल करने के लिए डिस्प्यूट को, तो क्या है एग्जिस्टिंग लॉ बोला है, तो जज क्या है अपनी जजमेंट देने के लिए कंसेप्ट अडॉप्ट करता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज का। ये डॉक्ट्राइन जो है वो बेस करती है कंसेप्ट ऑफ फेयर प्ले पर। मतलब वो अपने तरीके से अपने जैसे अपनी समझ से अपनी थिंकिंग पावर से उसको हैंडल करने की कोशिश करते कि वहां पर रूल आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज का। ठीक है, जहां पर क्या है यदि कोई लॉ नहीं दिया गया है और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए तो जज क्या करते हैं, इस डॉक्ट्राइन को अडॉप्ट करते हैं, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज। बोला हर ये डॉक्ट्राइन जो है वो वेरी करती है, थिंकिंग ऑफ वन जज मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। मतलब जज टू जज जो है वो वेरी करती है, क्योंकि हर एक पर्सन का, हर एक इंडिविजुअल का थिंकिंग जो है वो डिफरेंट होता है, और ये एक ह्यूज रोल प्ले करती है ट्रांसफॉर्मिंग द पर्सनल लॉ ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, नेक्स्ट है लेजिस्लेशन। क्या है लेजिस्लेशन? मीन द एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। भी हमारे जो पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो लॉ बनाए जाते हैं उसी को हम लेजिस्लेशन बोलते हैं। वेरियस लॉज जो है वो टाइम टू टाइम पास होते रहते हैं, जैसा कि जो कि हमारी सोसाइटी की नीड्स होती हैं उन्हीं को देखकर जो है हमारी लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, लॉ बनाती है। जैसे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एंड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 and Hindu Majority and Guardianship Act 1956, and the legislation passed is binding upon all other source of law। उन लॉ के द्वारा बोले लेजिस्लेशन जब भी कोई लॉ बनाती है तो वो पास हो जाता है यदि प्रेसिडेंट के द्वारा, तो क्या होता है वो बाइंडिंग होता है, सारी ही वो उन्हीं मतलब सारे ही लोगों पर जो है बाइंडिंग होता है जो कि इंडिया के सिटीजन है। ठीक है, लेजिस्लेशन क्या है, कोडिफाइड दिस मीन इज हैज बीन रिटन इन अ प्रॉपर वे। उनके लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है कि रिटन में होता है, कोडिफाइड होता है। जैसे कि हमारे जैसे कोई भी लॉ आता है तो हमें जो है वेयर एक्ट दिए जाते हैं, उनकी बुक्स दी जाती हैं जिसमें क्या होता है उन्होंने एक एक चीज़ लिखी होती है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एक वर्ड को लिखा गया होता है, प्रॉपर वे में लिखा गया होता है। ठीक है, कि उसको आगे इंटरप्रेट करने में कोई मुश्किल ना, मतलब कल को जब जैसे उसी मैटर से उन्हीं के द्वारा बनाया गया लॉ से रिलेट करता कोई मैटर कोर्ट में पहुंच जाए तो कोर्ट पहले ये देखता है कि उस वेयर एक्ट में उसमें क्या प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, और लेजिस्लेशन हमारी यही काम करती है, ये कि मॉडर्न सोर्स माना गया है आजकल के जैसे टाइम टू टाइम सोसाइटी को देखते हुए नए नए लॉ बन रहे हैं, और जो लॉ बनाए जा रहे हैं वो हमारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ब्रिटिश रूल द कोड वर एस्टैब्लिश्ड एंड द हायरार्की वाज इंट्रोड्यूस। ओके, प्रेसिडेंट का मतलब होता है फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट बाय द कोर्ट बिलो इट। मतलब एक जैसे कि हमारे जो सब डिवीजन कोर्ट में जो जजमेंट दिए जाते हैं, जो फैसले सुनाए जाते हैं, वो देखते हैं कि हाई कोर्ट में ऐसा कोई मैटर था तो उसमें कोर्ट जो जज हैं उन्होंने क्या डिसीजन दिया था, उन्हीं डिसीजन को फॉलो किया जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट में। ठीक है, इसी को बोला जाता है प्रेसिडेंट। इन अ पर्टिकुलर केस हैज बीन डिसाइडेड इट seems reasonable to be follow the same decision of fact and case are the similar and बोला ये देखा जाता है कि कौन सा मैटर, बोले ऐसा कोई मैटर जो है वो पहले ही डिसाइडेड हो चुका है जो हायर कोर्ट है उन्हीं के द्वारा, तो सेम डिसीजन दिया जाता है लोअर कोर्ट में भी उन्हीं के प्रेसिडेंट को यूज करते हुए कि ऐसे उस केस में ऐसा डिसीजन दिया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है लोअर कोर्ट भी वैसा ही डिसीजन देता है। ठीक है, जैसे कि न्यू लॉ जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं, और जुडिशरी मतलब जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अलग अलग डिसीजन देते हैं। मतलब मेंटेनेंस को लेकर हो गया और
मतलब डाइवोर्स को लेकर हो गया या अदर कोई भी ऐसा जिसमें इस किसी पर्सन को इतनी पनिशमेंट दी गई है, तो लोअर कोर्ट जो होते हैं हमारे, वो भी यही देखते हैं कि उस केस में उन जजेस ने ऐसा डिसीजन दिया है, तो वो भी अपने डिसीजन में उसी को ही वो है डिसाइड करने के लिए वो वैसे ही उसको अडॉप्ट करते हैं कि उस डिसीजन में उस केस में उस जज ने ऐसा डिसीजन दिया और हमारा भी केस जो है वो ऐसा है, इसलिए आप इसमें भी ऐसा ही डिसीजन दिया जाएगा। जो डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का वो बाइंडिंग होता है सारे ही कोर्ट पर, जो भी कोर्ट जो है लोअर कोर्ट है, चाहे कि हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गया, सारे ही कोर्ट्स पर वो है वो इक्वली एप्लीकेबल होता है, बाइंडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। बोला है हमारे 2 टाइप के स्कूल हैं, एक है मिताक्षरा और दयाभागा। मिताक्षरा स्कूल क्या है, डिराइव किया गया है कमेंट्री ऑफ विजनेश्वरा, नेम एज अ मिताक्षरा, जो एक कमेंट्री है विजनेश्वरा की जिसको मिताक्षरा का नाम दिया गया है। मिताक्षरा स्कूल क्या है, इसमें रूल रिगार्डिंग द मैरिज डिवीजन ऑफ द सोसाइटी एंड इनटू 4 कास्ट एंड अपार्ट फ्रॉम द कंटेन एंड रीति, एंड बोले इसमें क्या है कि कुछ रूल दिए गए हैं जो कि रिगार्डिंग करते हैं मैरिज से, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 कास्ट से, और कुछ रीतिज रिवाज और कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन जो कि फॉलो किए जाने होते हैं किसी लेडी के द्वारा, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑल रीतिज एंड रिचुअल्स आर कंसीडर्ड द स्केयर्ड ऑफ अ मिताक्षरा स्कूल, प्रोहिबिट द मैरिज, मतलब ये सारे ही जैसे मिताक्षरा स्कूल में दिया गया है, कुछ रूल दिए हैं, रेगुलेशन दिए हैं मैरिज को लेकर, डाइवोर्स को लेकर, और कुछ जो है वो मिताक्षरा स्कूल जो है वो प्रोहिबिट करता है मैरिज बिटवीन शूद्र एंड ब्राह्मण, ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच में यदि मैरिज हो जाती है, इंटर कास्ट मैरिज जो है वो सिर्फ अपर कास्ट में अलाउ की गई है, लोअर कास्ट में अलाउ नहीं की गई है। ठीक है, यही है, ये ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है मिताक्षरा स्कूल, एक्सेप्ट जो बंगाल एंड असम है, उसके अलावा मिताक्षरा स्कूल जो है वो सभी जगह जो है फॉलो होता है। और जो है और दयाभागा में क्या है, सिर्फ बंगाल एंड असम में ही दयाभागा स्कूल जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, दयाभागा स्कूल में क्या है, एक जैसे कि हिंदू की प्रॉपर्टी जो किस तरह से डिवाइड होगी, सक्सेशन के रूल दिए गए हैं दयाभागा स्कूल में। ठीक है, और immediate effect, the effect of a school was that there was inclusion of many new people of list of hires, मतलब सेसेशन को लेकर ही रूल दिए गए हैं, जैसे कि किस तरह से किसी जो है जो सन है उसके ग्रैंड सन है उसको कितनी कितनी किस किस तरह से जो है प्रॉपर्टी मिलनी है, यही सब जो है वो दिया गया है दयाभागा स्कूल में। ठीक है, यही था हमारा जो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है और सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और यदि आप और भी वीडियोस जो है वो जैसे कि मैंने अपने ही चैनल पर एक आईपीसी की प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आज मैं हिंदू लॉ जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे उसके बेयर एक्ट के जितने भी प्रोविज़न दिए गए हिंदू मैरिज एक्ट में उसके बारे में। ठीक है, इसलिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन पहुँच सके।